हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु के युग में हिंदी रंगमंच का अपना कोई आधार नहीं था। पारसी थिएटर कंपनियां ही प्रायः जनता के लिए नाटक लिखती थी और उनका सस्ता मनोरंजन करती थी, लेकिन भारतेंदु ने हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश प्रेम को आधार बनाकर अपने नाटक लिखे ही नहीं, बल्कि उनके मंच पर अभिनीत कराने का प्रयत्न भी किया। वह स्वयं भी अभिनय करते थे। अंधेर नगरी की रचना इसी दृष्टि से की गई है। इसकी रचना उस समय असंख्य अशिक्षितों, गांव वासियों और सामान्य लोगों के लिए की गई थी, ताकि लोग सीधी सादी भाषा में सीधे सादे प्राख्यान को सरलता से समझ सके। उन्होंने अंधेर नगरी की रचना नेशनल थिएटर के लिए एक ही रात में की थी और इसे तभी मंचित भी किया गया था। उनका मानना था कि नाटक का रंगमंच से सीधा संबंध है। यदि कोई नाटक मंच के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस नाटक की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। यदि नाटक प्राण है तो उसका शरीर मंच है। अभिनेता किसी भी नाटक का अनिवार्य गुण है, क्योंकि इसी के द्वारा सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसी विचार को मन में रखकर भारतेंदु ने नाटक लिखे, निर्देशित किए और स्वयं अभिनय भी किया। अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से अत्यंत सफल रचना है, जिसे नौटंकी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रहसन है जिसमें अनेक गुणार्ध व्यंग्य भरे हुए हैं। यह मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से अनेक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ताकि तत्कालीन जनता उन समस्याओं को जान सके और उन पर सोच विचार कर सके। अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक में निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं। पहला है उपयोगी कथानक। अंधेर नगरी नाटक का कथानक निश्चित और सुविचारित योजना का परिणाम है। लेखक ने अपने युग के लोगों की शिक्षा, मनोवृत्ति और रुचियों को ध्यान में रखकर इस नाटक का कथानक अधिक सरल और लघु आकार का निश्चित किया है। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखे जाने वाले इस हास्य नाटक में महंत जी अपने 2 शिष्यों के साथ चौपट राजा की अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां हर वस्तु टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास नामक चेला उस नगर के वैभव से प्रभावित होकर वहीं रहने का निर्णय कर लेता है। वह रोज मिठाई खा खाकर कुछ ही समय में मोटा हो जाता है। नगर में किसी व्यक्ति की दीवार गिर जाने से एक बकरी मर गई, जिस कारण
उसने चौपट राजा से न्याय की फरियाद की। अविवेक और मूर्खता का परिचय देते हुए कोतवाल को इस कारण मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन फांसी का फंदा कोतवाल की पतली गर्दन में पूरा न आ पाने के कारण मोटे गोवर्धन दास की गर्दन में डालने का प्रयत्न किया जाता है। समय पर महंत जी वहां आ पहुंचते हैं और अपनी चतुराई से चौपट राजा को ही फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं। भारतेंदु ने बड़ी सहजता से कथानक को गति प्रदान की है। सभी छोटी छोटी घटनाएं आपस में बड़ी निपुणता और सहजता से जोड़ दी जाती है, जिस कारण कथानक में कहीं कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ है और ना ही जटिलता दिखाई देती है। उसमें गति है, सरसता है, सरलता और संक्षिप्तता है, जो किसी सफल नाटक के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है उपयोगी अंक योजना। अंधेर नगरी में 6 अंक हैं, जो आकार में काफी छोटे हैं। उन्हें अलग अलग स्थान के आधार पर बांटा गया है। हर अंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पिछली कथा को उसके द्वारा गति प्रदान होती है और अंतिम अंक में नाटक का चरम उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है और चौपट राजा अपनी इच्छा से मरने के लिए फांसी के फंदे पर जाकर खड़ा होता है। नाटक के हर अंक के साथ पाठक और दर्शक का मन निरंतर जिज्ञासा से भरता जाता है और अंतिम अंक की समाप्ति के साथ ही वह कथानक के निरंतर दबाव और चौपट राजा के निर्णय के कारण ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। पहले अंक में मंच पर महंत जी और उनके 2 चेलों के आने से मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि अब क्या होगा। दूसरे और तीसरे अंक में बाजार और जंगल का वर्णन होता है, तो चौथे अंक में बकरी के मर जाने पर राजा के द्वारा कोतवाल को मौत की सजा सुनाई जाती है। 5वें अंक में कोतवाल को इसीलिए फांसी पर नहीं लटकाया जाता कि उसकी गर्दन पतली है, वह फंदे में पूरी नहीं आती। गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाने का निर्णय इसलिए किया जाता है कि उसकी गर्दन मोटी है और फंदे के आकार के अनुसार बिल्कुल ठीक है। 6ठे अंक में सभी दर्शकों को आशा होती है कि बेचारा गोवर्धन दास निरपराध ही मारा जाएगा, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब स्वयं चौपट राजा बैकुंठ जाने की इच्छा में फांसी के फंदे पर पहुंच जाता है। उन्होंने अंकों के बीच कथानक को कहीं भी शिथिलता नहीं आने दी। तीसरा है गतिशील दृश्य विधान। अंधेर नगरी का दृश्य विधान निरंतर परिवर्तनशील है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस नाटक में 6 अंक नहीं है, बल्कि 6 दृश्य विधान हैं, जिन्हें बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा और शमशान नाम से प्रकट किया गया है। इन सभी दृश्यों को पर्दे बदलकर बहुत तेजी से बिना किसी देरी के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके विधान में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। हर दृश्य एक दूसरे पर आश्रित है। एक ही मंच पर पर्दों के परिवर्तन से पूरा नाटक सरलता से अभिमंचित किया जा सकता है। चौथा है अनुकूल पात्र संख्या। अंधेर नगरी में
पात्र संख्या बहुत सीमित है। यद्यपि इसके बाजार अंक में अनेक लोग अपना अपना सामान बेचने वाले हैं, लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि दर्शक या पाठक को उनकी विशेषताओं से स्वयं को जोड़ना पड़े। इसी प्रकार राजसभा में भी आने वाले लोग केवल दृश्यों को यथार्थ और जीवन देने वाले हैं। नाटक के मूल पात्र 3 ही हैं: महंत, राजा और गोवर्धन दास। नाटक की सारी कहानी इन तीनों के आसपास ही घूमती है, जिस कारण दर्शक या पाठक के भाव इनसे शीघ्र जुड़ जाते हैं। इनकी सृष्टि जीवन के यथार्थ की प्रस्तुति के लिए, ना कि थोथे आदर्श को गढ़ने के लिए। ये दोनों पात्र धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि चौपट राजा उस समय के रजवाड़ों का प्रतिनिधि है, तो महंत जी और गोवर्धन दास धार्मिक वृत्तियों और ढोंगी मानसिकता के प्रति पात्रों की सीमित संख्या झट से अपने पाठक या दर्शन के साथ तारतम्यता जोड़ लेती है, जिसका उनके मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 5वां है प्रभावपूर्ण संवाद योजना। अंधेर नगरी नाटक की संवाद योजना बहुत प्रभावशाली है। छोटे छोटे संवादों की योजना के द्वारा दर्शक और पाठक की बुद्धि पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। भारतेंदु ने ऐसा ही किया। नाटक में सर्वत्र छोटे संवाद ही हैं। बाजार के दृश्य में अपना अपना सामान बेचने वाले अपनी बात कुछ लंबी अवश्य करते हैं, लेकिन यथार्थ के बहुत निकट आने के कारण वे चुपते नहीं हैं। साथ ही वह पद्यात्मकता और गद्यात्मकता से युक्त है, इसलिए वह अपने में विशेष रोचकता को छिपाए हुए हैं। संवाद में चुटीलापन है, व्यंग्य है और वह लाक्षणिकता के गुण से युक्त है। सीधे साधे संवाद कहीं कहीं एक शब्दात्मक भी है। 6 है गीत योजना। भारतेंदु नाटकों में गीतों की योजना का प्रचलन था, क्योंकि पारसी थिएटरों का मुकाबला करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। नाटकों में गीतों की बड़ी संख्या घटनाक्रम में अवरोध बनती है, लेकिन अंधेर नगरी में दिए गए कुछ गीत यथार्थ परिचय देने के कारण खटकते नहीं हैं। भारतेंदु ने व्यंग्य प्रधान शैली में अपने गीतों की रचना इस प्रकार की थी। युगीन समस्याएं लोगों के मन में नहीं, बल्कि उनकी जीवा पर गीतों के माध्यम से आ गई थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु के गीत और हास्य भरे वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं और उनकी प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। 8वां है अभिनय भाषा शैली। नाटकता की सफलता का दायित्व बहुत बड़ी सीमा तक सरल भाषा शैली पर निर्भर करता है। संवादों को नाटक की आत्मा माना जाता है, जो भाषा संवादों का प्राण तत्व है। लेखक ने अंधेर नगरी नाटक में सरल, सहज और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिस कारण पात्रों का चरित्र पाठक या दर्शन के समक्ष बहुत अच्छे ढंग से प्रकट हो पाता है। भाषा की सरलता ने वातावरण सृष्टि में सहायता दी है। नाटककार ने विभिन्न पात्रों के लिए उनके अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया है। वस्तुतः
अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से पूर्ण रूप से एक सफल रचना है, जिसका एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मंचन हो चुका है। तत्कालीन परिवेश को उजागर करने में सक्षम यह नाटक आज भी हमारे युग को उजागर करने में पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए वर्तमान में भी नाटककार बार बार इसे अभिमंचित करने के लिए प्रयत्नशील होते रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।